तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। और आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का थर्ड टाइप वाला सम सॉल्व करेंगे, जिसको आप लोग बोल सकते हैं स्टॉक वाला सम। स्टॉक मतलब जिसमें आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाला डेटा लिख के दिया रहेगा। तो इस टाइप वाले सम को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम लोग वो सीखने वाले समझने वाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्या लिख के दिया। A chemical company submit the following information in respect of the product which passes through the three consecutive process। तो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसको तीन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और तीनों प्रोसेस के बारे में हमें यहाँ पे डेटा लिख के दे दिया। तो सबसे पहला लिख के दिया बेसिक रॉ मटेरियल @ 30 रुपीज़ पर केजी 60,000। तो प्रोसेस ए में 60,000 का हमने बेसिक रॉ मटेरियल लिया है, और 1 केजी अगर मैं मार्केट में खरीदने के लिए जाऊंगा तो 1 केजी मुझे 30 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। और बाकी इनका तो कुछ भी, उनका खुद का कोई इनपुट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट प्रोसेस में अपन जो कुछ भी मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है। और इनपुट हमेशा कहाँ पे आएगा, डेबिट में। फिर आगे लिख के दिए प्रोसेस मटेरियल तीनों प्रोसेस का इतना है इतना है, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। डायरेक्ट लेबर तीनों प्रोसेस का इतना इतना लिख के दे तो ये भी हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट में आ जाएगा। मशीन एक्सपेंस लिख के दिया है कि 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आपका जो डायरेक्ट लेबर है, समझो यहाँ पे 2 लाख है, तो 2 लाख का अगर मैं 80% निकालूँ तो 1,60,000 आता है। तो ऐसे सबका अपन को निकालना है, तो ये भी अपने लिए खर्चा इसलिए डेबिट में आ जाएगा। फिर आगे लिखा अदर फैक्ट्री ओवरहेड लिख के दिया है, तो ये तीनों का इतना इतना लिख के दिया तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। फिर हमें नॉर्मल लॉस का परसेंटेज लिख के दिया है, 20% लॉस, 30%, 40%। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आता है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें स्टॉक वाला डेटा लिख के दिया है। तो स्टॉक एंड द प्रोसेस आउटपुट तो लिखा 31 जन 2017 एंड 1 जन 2017। तो अभी इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, कौन सा आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको उल्टा लिख के दिया। पहले 31 जन लिखा है, फिर 1 जन लिखा है। तो पहली तारीख पहला महीना मतलब ये आपका ओपनिंग वाला हो जाएगा, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक। और हमने बचपन से सीखा है कि ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, डेबिट में आता है। फिर 31 जैन मुझे क्लोजिंग वाला लिख के दिया, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक हमने बचपन से सीखा है कि वो किधर आता है, क्रेडिट में आता है। और जो मुझे लॉस होने वाला है 20% का 30% का, जब मैं भंगार वाले को बेचूंगा तो स्क्रैप वैल्यू मुझे कितना मिलेगा उसका रेट यहाँ पे लिख के दिया है। तो मतलब स्क्रैप वैल्यू का डेटा नॉर्मल लॉस को लिंक करता है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग को अपना आंसर आ जाएगा। फिर आगे लिखा है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी। ओके, तो यहाँ पे हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिख के दिया पर केजी 29 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है और 145 रुपीज़ है। क्योंकि ऊपर आपको जो डेटा लिख के दिया है ना वो केजी में लिख के दिया, रुपीज़ में नहीं लिख के दिया है। ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो 6,000 केजी है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 7,500 केजी है। तो हम लोग को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करने का उसके बारे में यहाँ पे लिख के दिया है। तो 6,000 को मैं 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में आउटपुट लिख के दिया है। आउटपुट का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्चुअल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके बारे में लिख के दिया है। 46,500, 31,000, 19,000। तो ये जो लिख के दिया है तो ये एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को निकालने के लिए काम आएगा, तो उसके लिए आपको कोई डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, फिर आगे लिखा था क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। ओके, तो हर प्रोसेस का जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट होगा, रिस्पेक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है कि हर प्रोसेस का जो सीपीयू होगा ना, सीपीयू, उस सीपीयू को क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई कर देना। क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि ऊपर देखो ओपनिंग स्टॉक का पर केजी तो लिख के दिया, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का कोई पर केजी ऐसा कुछ भी ऊपर कहीं पे नहीं लिख के दिया, तो लोग ने नीचे यहाँ पे लिख के दिया। अगर नहीं भी लिख के दिया तो आपको याद रखना है कि हर प्रोसेस का जो सीपीयू होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और बोला यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। तो हम लोग को प्रोसेस अकाउंट बनाने बोला है और उसका स्टॉक अकाउंट बनाने बोला है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो ऊपर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ केमिकल, जो भी कंपनी का नाम लिख के दिया तो मैंने लिख दिया। प्रोसेस ए का अकाउंट, फिर उसी तरह प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट, मतलब उसी के नीचे आपको उसका स्टॉक अकाउंट बनाना है। मतलब प्रोसेस ए बनाया, फिर उसी के नीचे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, उसमें डेटा भी वैसे ही होगा, पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज़
पर्टिकुलर यूनिट रेट रुपीज़। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, लेफ्ट साइड में आपका डेबिट होगा, राइट साइड में आपका क्रेडिट होगा। फिर उसी तरह अगर आप लोग देंगे तो उसी तरह मैंने सी का भी वैसे ही बनाया, प्रोसेस सी अकाउंट, फिर प्रोसेस सी का स्टॉक अकाउंट। फिर उसी तरह मैंने यहाँ पे बी का बनाया, तो प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी का स्टॉक अकाउंट, तो उसी के नीचे उसका स्टॉक आना चाहिए। और फिर इस तरह मैंने पीछे वर्किंग नोट लिखा। तो फोर्थ स्टेप हमारा होता है फाइंड आउट सीपीयू। तो सीपीयू को निकालने का फॉर्मूला है डी सी माइनस सी सी, डी यू माइनस सी यू। फिर बाद में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया था, अगर क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया रहेगा तो आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, कैसे सम सॉल्व करेंगे, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूँ। तो देखिए, तो पहला हमें डेटा क्या लिख के दिया है, द बेसिक रॉ मटेरियल 30 रुपीज़ पर के जी 60,000। तो ये मेरा इनपुट हो गया, तो मैं इस इनपुट को क्या करूँगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूँगा। जस्ट अ मिनट, इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड टू इनपुट मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो इनपुट का मुझे यूनिट लिख के दिया 60,000, तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख दूंगा। और 1 kg मुझे 18 रुपीज़ में मिलेगा, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 18 लाख आ जाएगा। नहीं सॉरी, 30 रुपीज़ है। तो 60,000 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 18 लाख रुपीज़। फिर उसी तरह मुझे दुनिया भर का खर्चा लिख के दिया, तो मैं खर्चों को भी रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो सबसे पहला है प्रोसेस मटेरियल, सीधा आपको रुपीज़ की कॉलम में लिखने का है। फिर हमें डायरेक्ट लेबर लिख के दिया है, तो वो भी आपको सीधा रुपीज़ के कॉलम में लिखने का है। फिर बाद में मशीन एक्सपेंस लिख के दिया है, तो भी सीधा आपके रुपीज़ के कॉलम में आ जाएगा। फिर देन अदर फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो भी रुपीज़ के कॉलम में आ जाएगा। बस 4 एक्सपेंस है। तो प्रोसेस मटेरियल मुझे लिख के दिया है 2 लाख रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ लिख दूंगा। डायरेक्ट लेबर मुझे लिख के दिया 2 लाख रुपीज़, तो मैं यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ लिख दूंगा। मशीन एक्सपेंस लिख के दिया 80% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सॉरी डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लेबर सॉरी। तो मेरा डायरेक्ट लेबर देखो 2 लाख है, तो 2 लाख का अगर मैं 80% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 1,60,000। तो 1,60,000 लिख दिया। अदर फैक्ट्री रेट का तो सीधा लिख के दिया 1,84,000, तो 1,84,000 लिख दिया। तो ये सबका वैल्यू हो गया यहाँ पे। तो जैसा लिख के दिया था मैंने वैसा फॉलो कर लिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रोसेस मटेरियल 2 लाख, डायरेक्ट लेबर 2 लाख, मशीन एक्सपेंस में बोला है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का 80%। फिर अदर फैक्ट्री रेट 1,84,000 ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, थर्ड स्टेप में स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। मतलब जैसा मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया है ना, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो मैं टॉप पे लिखता हूँ बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज लिख के दे 20%। तो 20% ऑन इनपुट पे निकाला जाएगा, तो ये नॉट इन ऑन रुपीज़, आपको यूनिट पे निकालना है। तो 60,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 12,000। तो यहाँ पे 12,000 लिख दूंगा मैं। और भंग स्क्रैप वैल्यू मेरे को इसका रेट यहाँ पे देखो लिख के दिया है, स्क्रैप वैल्यू पर के जी 12 रुपीज़ यहाँ पे। तो वो 12 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बस अगर मैं 12,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1,44,000 आएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1,44,000। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस थर्ड स्टेप था। फिर फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, रिकॉर्ड सॉरी फाइंड आउट सीपीयू। तो अभी हम लोग सीपीयू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैंने सीपीयू को तो ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मल लिख के रखा है। तो सीपीयू मतलब डेबिट डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट करूँगा। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। तो पहले प्रोसेस कौन सा है अपना, ए। तो प्रोसेस ए का डेबिट कॉस्ट, तो मैं इसके सारे के सारे डेबिट को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो प्रोसेस ए का आपको डेबिट दिखा देता हूँ पहले। तो देखो, तो 18 लाख प्लस 2 लाख 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, नहीं 20, 23, 25 लाख,
44,000 अगर मैं सबको ऐड करूँ तो डेबिट कॉस्ट हो गया वो मेरा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 25,44,000 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो क्रेडिट कॉस्ट आप देखो, आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा, क्रेडिट में 1,44,000, तो ये 1,44,000 मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा, 1,44,000 डिवाइड बाय डेबिट यूनिट। तो डेबिट यूनिट तो मेरा सीधा 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 था 60,000 था, तो 60,000 लिखा। क्रेडिट यूनिट 12,000, तो 12,000 लिख दिया। अब सीधा प्लस माइनस करके जो मेरा आंसर आएगा, सीधा 50 रुपीज़ पर यूनिट आ गया मेरा, डिवाइड करने के बाद। आप लोग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इन यूनिट। यहाँ पे जो भी डेटा होना चाहिए ना, वो यूनिट में होना चाहिए। तो ए का इनपुट कितना, तो ए का इनपुट 60,000 था, नॉर्मल लॉस कितना था, 12,000 था। तो 60,000 में से 12,000 अगर मैंने माइनस किया तो कितना आंसर आएगा, 48,000। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट हो गया। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है कि मैंने सोचा कि 48,000 पैदा होगा, ओके। अब देखते क्वेश्चन में हमें एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया है क्या। तो देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया, द आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 46,500 दिख रहा है। तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 46,500। बस अब कंपेयर कर लो। तो देखो मैंने सोचा था कि 48,000 पैदा होगा, लेकिन पैदा कितना हुआ, 46,500, तो कम हुआ। तो कितना कम हुआ, 1,500। तो कम पैदा हुआ, इसलिए मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। और फिर ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो कुछ लोगों को ना ऐसा कंपैरिजन करने नहीं आता है। तो मैं आपको सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपका आंसर कैल्सी पे पॉजिटिव आता है, अगर आपका आंसर कैल्सी पे पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना एबनॉर्मल लॉस। अगर कैल्सी पे अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि माइनस में अगर आएगा, तो समझ जाना कि आपका एबनॉर्मल गेन। तो आपको करके दिखाता हूँ, देखो। तो देखो, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट कितने, 48,000, तो मैं यहाँ पे 48,000 टाइप करता हूँ, ठीक है। फिर माइनस करता हूँ, माइनस एक्चुअल आउटपुट कितने, 46,500, 46,500 लिख दिया। तो देखो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई कहीं पे भी मतलब नेगेटिव का सिंबल नहीं है। मतलब कुछ सिंबल अगर नहीं रहेगा तो समझना पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आया, देखो अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो एबनॉर्मल लॉस। अब मैं इसी को उल्टा करता हूँ और आपको उल्टा करके दिखाता हूँ। तो समझो कि 46,500 में से अगर मैं माइनस करूँ 48,000, तो देखो आपका आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर आंसर नेगेटिव आया तो समझ आना कि आपका एबनॉर्मल गेन हो गया है, ठीक है। चलो अब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये अभी एबनॉर्मल लॉस आया, तो इसलिए इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना के रखा है। तो क्रेडिट में मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब जीरो है, तो थोड़ा अच्छा आपको उसके नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, 1,500 का। अब मुझे इसका रेट चाहिए, तो हर प्रोसेस का जो रिस्पेक्टिव सीपीयू रहेगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सीपीयू मैंने निकाला था, तो कितना आया था। तो देखो इसका सीपीयू मैंने निकाला था, तो इसका सीपीयू कितना था, 50। तो आपको उसके सीपीयू से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सीपीयू है 50, तो यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगा। तो जब मैं 1,500 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आता है 75,000। तो मैं यहाँ पे 75,000 लिख दूंगा। तो इस तरह मैंने एबनॉर्मल लॉस क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो लास्ट स्टेप क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करता हूँ मैं। तो इसमें चेक करूँ तो डेबिट साइड हैवी है, तो 60,000 मैंने यहाँ पे लिखा, 60,000 यहाँ पे लिखा। अब 60,000 में से ये दोनों को माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ। 60,000 में से माइनस करूँ 12,000 माइनस 1,500, तो आता है 46,500। तो 46,500 आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, रुपीज़ को क्लोज करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी रुपीज़ को तो प्लस किया ही था डेबिट साइड का, तो इसका टोटल था 25,44,000। तो सेम वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, 25,44,000। अब उसमें से ये दोनों को माइनस अगर मैं करता हूँ, 25,44,000 माइनस 1,44,000 माइनस 75,000, तो आंसर आता है मेरा 23,00,000
25,000, 23,25,000। तो अगर आपको आपका आंसर चेक करना है कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है, तो आपको क्या करना है, इसके रुपीज़ को यूनिट से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड बाय 46,500। तो देखो सेम 50 रुपीज़ आ जाए, 50 यूनिट पर यूनिट आ जाएगा। बस तो अभी ये क्या करेंगे, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, मतलब ये जो आउटपुट है उसके स्टॉक अकाउंट में चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इनपुट करके लिख देता हूँ, इनपुट। तो 46,500, 50, 23,25,000। अब हम लोग चेकआउट कर लेंगे कि हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड कौन कौन सा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिख के दिया है। अब हम लोग चेकआउट कर लेंगे क्या क्या है स्टॉक से रिलेटेड। तो स्टॉक से रिलेटेड अगर आप लोग डेटा अगर चेक कराऊँ मैं अगर आप लोगों को, तो देखो थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ आपको। तो देखिए, तो यहाँ पे स्टॉक का डेटा लिख के दिया 31st, मतलब ये क्लोजिंग हो गया, और 1 जन मतलब ये आपका ओपनिंग हो गया। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग करके रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ना चाहिए था, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग स्टॉक बीडी को। तो ओपनिंग स्टॉक का मुझे क्या लिख के दिया है मालूम है, 6,000 लिख के दिया है। और एक का पर केजी का रेट मुझे लिख के दिया 29, दिखा देता हूँ आपको एक बार। और ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, यहाँ पे देखो, ये 1 जन 2016, इसका 6,000 kg लिख के दिया है। और वैल्यू ओपनिंग स्टॉक को पर केजी देखो यहाँ पे 29 लिख के दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे अपना रेट आ जाएगा। तो 6,000 को 29 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर आएगा 1,74,000। फिर वही आपको क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, बट थोड़ा सा नीचे लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या मालूम है कि मुझे यूनिट तो लिख के दिया है, बट उसका रेट नहीं लिख के दिया, रेट। तो रेट क्या लेने का, कि प्रोसेस एक आपने जो बनाया था उसका जो सीपीयू आया था ना, उससे मल्टीप्लाई कर देने का। तो उसका सीपीयू कितना है, 50। तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 3,75,000। बस आपको ये बात का ख्याल रखना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको कभी भी वैल्यू नहीं लिख के दिया रहेगा, तो रिस्पेक्टिव प्रोसेस का जो सीपीयू का वैल्यू रहेगा वही आपको उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर देना है, बस हो गया। और कुछ और इसके अंदर कुछ नहीं आता है। अब देन हम लोग सीधा क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अकाउंट को मैं अगर क्लोज करता हूँ, तो देख के डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा था, तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 46 में 6,000, तो 52,500 आता है। तो यहाँ पे 52,500 आएगा। अब 52,500 में से अगर मैं 7,500 अगर मैं माइनस करूँ, तो ये आ जाएगा 45,000। अब उसी तरह रुपीज़ को क्लोज करेंगे। तो रुपीज़ अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ 23 लाख इनको, तो 24,99,000 आता है। 24,99,000, मतलब ये दोनों को प्लस कर दो, तो सेम मैं यहाँ पे लिखूँगा 24,99,000। अब इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो मुझे इसका डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा। तो 3,75,000 अगर मैं उसमें से माइनस करूँ, तो 21,24,000 आएगा। 21,24,000 हो गया। बट इसमें आपको रेट वेट निकालने की ज़रूरत है, अगर निकालना है तो आप निकाल लो। तो 21,24,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो 47.2 आता है। तो यहाँ पे रेट कुछ भी डिफर कर सकता है, तो इसलिए आपको टेंशन मत लेना कि यहाँ पे मेरा गलत हो गया करके ऐसा। यहाँ पे वो चीज़ मैच होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी अगर आएगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 47.2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय आउट, अभी ये जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, तो लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। हो गया। तो यहाँ पे रेट कुछ भी है वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे जो रेट है 50-50 वो सेम आना चाहिए। हो गया। अब ये जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दूंगा टू इनपुट। तो इनपुट कितना है, 45,000, रेट है 47.2, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैल्यू है 21,24,000।
लिख दिया। अब वापस सारी की सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी जैसे हम लोग सम को सॉल्व करते समय कर रहे थे। तो वही रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, रिकॉर्ड ऑल ऑन एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनका तो प्रोसेस बे का खुद का कुछ एडिशनल इनपुट नहीं है, तो सीधा कहानी की स्टार्ट होती है प्रोसेस मटेरियल से। प्रोसेस मटेरियल्स का 5,07,500 है, डायरेक्ट लेबर है 1,45,000 है, मशीन एक्सपेंस लिख के दिया है 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड मुझे 2,25,000 लिख के दिया है बस। फिर नॉर्मल लॉस 30%। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सम को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा स्टेप है कि रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके बाद आता है रिकॉर्ड इनपुट, नहीं सॉरी, रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, तो जितने भी खर्चे रहेंगे सबको डेबिट में। तो पहला है प्रोसेस मटेरियल। तो प्रोसेस मटेरियल मुझे लिख के दिया है 5,07,500। फिर उसी तरह नेक्स्ट मुझे लिख के दिया है डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर इनका लिख के दिया है 1,45,000। फिर उसके बाद मुझे लिख के दिया मशीन एक्सपेंस। तो मशीन एक्सपेंस मुझे बोला है 150% ऑफ अदर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो पहले अदर फैक्ट्री ओवरहेड लिख देता हूँ, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 2,25,000। तो इसका 2,25,000 का मुझे कितना निकालना है 150% निकालना है। तो 2,25,000 का मुझे 150% निकालना है। तो मैं कैलसी कर लेता हूँ। तो 2,25,000 का 150%, शिट, 2,25,000 का 150%, तो 3,37,500 आता है। तो 3,37,500 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड। तो बाय नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस को आपको परसेंटेज क्वेश्चन में लिख के दिया है, कितना लिख के दिया आपको दिखा देता हूँ पहले। तो देखो नॉर्मल लॉस यहाँ पे कितना लिख के दिया 30%, तो मैं 30% निकालूंगा। तो मेरा कितना है 45,000। तो 45,000 का अगर मैं 30% निकालता हूँ तो 13,500 आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13,500। अब मुझे इसका रेट चाहिए, तो क्वेश्चन में मुझे स्क्रैप रेट लिख के दिया है। स्क्रैप रेट कितना लिख के दिया है, स्क्रैप वैल्यू पर केजी 14 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 14 रुपीज़ लिख दूंगा। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यह आंसर आएगा 1,89,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,89,000। तो ये हो गया प्रोसेस बी का। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है फाइंड आउट सीपीयू। तो सीपीयू को निकालने का वही तरीका है, डीसी माइनस सीसी डी यू माइनस सी। तो पहले बी का डीसी देखते हैं। तो डी का डेबिट साइड का डीसी अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे देखो, तो अगर मैं ये सबको अगर ऐड करता हूँ तो ऐड करने से कितना आता है 33,39,000 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट में देखेंगे तो 1 लाख, क्रेडिट में देखेंगे तो देखो आपको 1,89,000 नज़र आ रहा है। तो मैं 1,89,000 यहाँ पे लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय डेबिट यूनिट। तो डेबिट यूनिट तो 45,000 है, क्रेडिट यूनिट मेरा कितना है 13,500। अगर उसको डिवाइड कर दूँ तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा मुझे 100 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया सीपीयू 100। अब मैं निकालूंगा एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट स्टेप होता है फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और लॉस। आपको स्टेप फॉलो करना है। तो फिफ्थ स्टेप हमारा यही है। तो इनपुट मेरा कितना है 45,000। फिर इसका देखो दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो इनपुट का यूनिट कितना है 45,000, और क्रेडिट का कितना है, नॉर्मल लॉस है 13,500। तो 13,500 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, 45,000 माइनस 13,500, तो आता है 31,500। मतलब मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि 31,500 यूनिट प्रोड्यूस होगा। बट अगर मैं क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट दिखाऊं तो देखो आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ कितना लिख के दिया 31,000। तो यहाँ पे मैं 31,000 लिख दूंगा। अब इसमें से माइनस करो तो 31,000 में 31,500 में से 31,000 गया
तो 500, तो 500 आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। आपको ऐसे समझा था, मैंने सोचा था कि 31,500 पैदा होगा, लेकिन पैदा कितना हुआ? 31,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, तो कम हुआ ना, उम्मीद से कम हुआ, तो लॉस। तो 500 का एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। उस एबनॉर्मल लॉस को आप लोग क्या करोगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, बाय एबनॉर्मल लॉस 500 का लॉस हुआ। अब उसका रेट चाहिए, तो इस प्रोसेस का जो सीपीयू का रेट आया था वो लेना है आपको। तो सीपीयू का रेट कितना आया था? 100 रुपीज़। देखो यहाँ पे 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 ले लूँगा। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 50,000। 50,000, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद देन हम लोग को क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। तो 45,000 यहाँ पे लिख दिया, 45,000 यहाँ पे लिख दिया। 45,000 में से 14,000 अगर मैं माइनस करूँगा तो आंसर आता है 31,000। अब रुपीज़ को क्लोज करेंगे, तो रुपीज़ का अगर मैं चेक करूँ तो आई थिंक डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है। तो ऑलरेडी तो मैंने इसका टोटल मारा ही था, तो था 33,39,000। यहाँ पे भी आएगा 33,39,000। अब उसमें से क्रेडिट वाला टोटल अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 31 लाख। उसको से डिवाइड करूँगा तो ये 100 आ जाएगा सीपीयू। ये सेम सेम आएगा, इस प्रोसेस में आपका सेम सेम आएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्रेडिट में 1,89,000 लिखा और यहाँ पे 5 लाख लिखा है। तो 39,000 में से अगर मैं 6,89,000 माइनस करूँगा, सॉरी यार, सॉरी ये 50,000 है, ये 50,000 है, तो इसमें से माइनस करूँगा तो 31 लाख आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, तो लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू स्टॉक अकाउंट। अब यहाँ पे तो पहले ऊपर में पहले बीडी लिख देता, टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देता हूँ, फिर उसके नीचे लिखता हूँ टू इनपुट 31,100, 31 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टॉक के इसमें आएगा। अब स्टॉक का जो जो डेटा रहेगा वो ले लेंगे। तो स्टॉक का डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख के दिया इसका 5,000, और ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक पर। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक का इंफॉर्मेशन लिख के दिया है। 31 जन 2017 7,500 kg, एंड 1 जन 2017 6,000 kg। तो जो 1 जन वाला जो डेटा है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और 31 जन वाला जो हमें डेटा लिख के दिया है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो 6,000 kg लिख के दिए ओपनिंग का, तो पहले ओपनिंग रिकॉर्ड करेंगे, और उसी का यहाँ पे वैल्यू लिख के दिए ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी ₹29। तो मैं क्या करूँगा? 6,000 को 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। तो मैंने सीधा रिकॉर्ड कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक को टू बैलेंस बीडी करके डिनोट किया है। 5,000 kg लिख के दिया था, और 1 kg का वैल्यू 70 रुपीज़ था। दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो वाला इनपुट वाला है, जो इस यहाँ से जो उसका आउटपुट निकला, उस आउटपुट को मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया। फिर यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा है बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे देख लो, कि हमें ना क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट लिख के दिया है 7,500, बट कहीं पे भी इसका क्लोजिंग स्टॉक का रेट नहीं लिख के दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे नीचे लिख के दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। तो हर प्रोसेस का जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट होगा, रिस्पेक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है सीपीयू। हर प्रोसेस का जो सीपीयू होगा उसके सीपीयू से हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने तो ऑलरेडी प्रोसेस बी का हमने सीपीयू निकाला ही था। तो अगर आप लोगों को दिखा दो तो प्रोसेस बी का सीपीयू कितना था? 600। तो बस, तो मैंने उसी को यहाँ पे यूटिलाइज किया, 6,000 नंबर ऑफ केजी और सीपीयू 100 रुपीज़, मल्टीप्लाई के आंसर आ गया। बस फिर क्या करना है हमें? फिर अकाउंट को क्लोज करना है। तो पहले यूनिट को क्लोज करेंगे। तो यूनिट 5,000 प्लस 31,000 दोनों को ऐड किया, 36,000 आया। सेम 36,000 मैंने यहाँ पे कॉपी किया। 6,000 में से 36,000 में से 6,000 माइनस किया, तो डिफरेंस 30,000 आ गया।
फिर उसी तरह फिर रुपीज़ को क्लोज करेंगे, तो रुपीज़ का अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो डेबिट साइड ही हैवी है। 3,50,000 प्लस 31 लाख, दोनों को मैंने ऐड किया तो 34,50,000 आ गया। तो सेम मैंने वही वैल्यू यहाँ पे सेम कॉपी किया, फिर इसमें से 6 लाख सब्सट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया तो इसका मुझे रेट आ गया। तो रेट यहाँ पे डिफर आ सकता है, मतलब स्टॉक के अंदर जो रेट आएगा वो डिफर आएगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सीपी जो 100 रुपीज़ आया है तो यहाँ पे भी 100 रुपीज़ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वो अलग आएगा, तो अलग आने की वजह से आप टेंशन मत लेना कि मेरा आंसर गलत हो गया, नहीं, वो हमेशा अलग ही आने वाला है। इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट हो गया। फिर ये आउटपुट ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे पोस्ट किया है। तो फिर उसी चीज़ को मैंने ऊपर रिकॉर्ड कर दिया। फिर वहां से जो हमें आउटपुट मिला मैंने इनपुट करके यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, 30,000, 95, 28,50,000। फिर सेकंड स्टेप पे रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, तो प्रोसेस मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैंने मशीन एक्सपेंस, अदर फैक्टिव रेट जैसा था मैंने वैसा रिकॉर्ड कर दिया। फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है, तो नॉर्मल लॉस के बारे में क्या लिख के दिया था प्रोसेस सी में, एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्या बोला है, 40%। तो 40% किस पे बोला है, वही टोटल इनपुट पे निकाला जाता है। तो मेरा इनपुट कितना था, 34,000 था। तो 30,000 था, तो 30,000 के ऊपर मैंने 40% निकाला, 12,000 आया। और उसका रेट मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया है। अगर मैं आपको रेट दिखाऊं तो यहाँ पे इसका रेट है 16 रुपीज़। मतलब स्क्रैप वैल्यू पर केजी वाला जो रेट लिख के दिया रहता है ना, वो आपको नॉर्मल लॉस के लिए यूज़ करने का। तो यहाँ पे 16 रुपीज़ था, तो मैंने 16 से उसको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। बस हो गया। अब देन उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप है फाइंड आउट सीपीयू। तो फिर मैंने सीपीयू, हाँ, तो यहाँ पे भी मुझे सीपीयू निकालना है। तो लेकिन लास्ट प्रोसेस में आपको सीपीयू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख के दिया है। नॉर्मल लॉस है क्या, हाँ चलो ठीक है, निकाल के बता ही देता हूँ। तो पहला हमारा डेबिट कॉस्ट, तो डेबिट कॉस्ट में सबको अगर मैं ऐड करता हूँ प्रोसेस सी का, तो आता है 37,92,000 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो क्रेडिट कॉस्ट है 1,92,000। आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये सारे के सारे वैल्यू को मैंने ऐड किया, तो मेरा आंसर आया 37,92,000। क्रेडिट में 1,92,000, वो माइनस कर दूंगा इसमें से, माइनस 1,92,000 डिवाइडेड बाय डेबिट यूनिट। तो डेबिट यूनिट है 30,000 माइनस 12,000। अब डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिला 200। तो प्रोसेस सी का सीपीयू आ गया 200। ठीक है, आप लोग कर लेना कैलसी पे डायरेक्ट, आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप पे फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस किया जाता है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है। एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे तो हमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस मिलेगा। तो इनपुट हमें लिख के दिया है 30,000, और 30,000 आपको दिखा दो कहाँ पे है इनपुट, ये देखो, ये इनपुट में जो यूनिट लिख के 30,000। ठीक है, नॉर्मल लॉस का देखो यहाँ पे लिख के दिया 12,000। तो 30,000 में से अगर मैं 12,000 अगर माइनस करता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 18,000। अब हमें क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट लिख के दिया होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा 18,000। अब मुझे क्वेश्चन में चेकआउट करने के एक्चुअल आउटपुट कितना लिख के दिया है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट का डेटा लिख के दिया है, थोड़ा क्लोज करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे 19,000 है, दिख रहा है थर्ड प्रोसेस का। तो बस मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 19,000। तो 18,000 में से 19,000 गया तो आंसर नेगेटिव आएगा 1,000। तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मैंने सोचा था कि 18,000 यूनिट पैदा होगा, लेकिन पैदा कितना हुआ 19,000, तो 1,000 ज़्यादा हो गया, तो ये मेरा एबनॉर्मल गेन हो गया। तो जिनको ऐसा कंपैरिजन करने नहीं आता है तो उनके लिए मैंने ऐसा बोला है कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो एबनॉर्मल लॉस कंसिडर करना, अगर नेगेटिव आएगा तो एबनॉर्मल गेन कंसिडर करना। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन आ गया। तो एबनॉर्मल गेन को हम लोग कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। तो मैं जाऊँगा डेबिट में जाके रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू एबनॉर्मल गेन।
तो कितना एबनॉर्मल गेन आया यहाँ पे 1000। तो मैं यहाँ पे 1000 लिखूंगा। अब मुझे इसका रेट चाहिए, तो रेट कौन सा लेने का, सीपीयू वाला रेट लेने का। तो सीपीयू वाला रेट कितना है मेरा 200। तो 1000 को अगर मैं 200 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2 लाख रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ लिख दिया। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट को क्लोज करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। देखो पहला हमारा स्टेप था रिकॉर्ड इनपुट ऑन डेबिट साइड, मैंने कर दिया। रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, मैंने कर दिया। थर्ड स्टेप था रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस ऑन क्रेडिट साइड, मैंने कर दिया। फिर हमारा फोर्थ स्टेप क्या, फाइंड आउट सीपीयू। तो मैंने सीपीयू फाइंड आउट किया। फिर फिफ्थ स्टेप था फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन, मैंने वो कर दिया। एंड लास्ट स्टेप होता है क्लोज प्रोसेस अकाउंट। तो मैं अब क्लोज प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करता हूँ। तो 30,000 प्लस 1000 मतलब ये 31,000 आ जाएगा। अब 31,000 में से अगर मैं 12,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 19,000। अब रुपीस को क्लोज करेंगे, रेट को क्लोज नहीं किया जाता। अब इसका तो ऑलरेडी मेरे पास टोटल था, तो मैंने देख लेता पीछे टोटल कितना है। 37 37,92,000। अब उसमें अगर मैं 2 लाख ऐड कर दूँ तो 39 लाख 1,92,000 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आएगा 38 लाख। 39,92,000। 39,92,000। अब उसमें से 1,92,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो 38 लाख आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 200 आ जाएगा सेम सीपीयू। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। अब इसका जो आउटपुट है वो इसका इनपुट हो जाएगा। तो पहले जो टॉप पे आपको बैलेंस बीडी लिखना है, मतलब ओपनिंग स्टॉक, उसके लिए जगह मैं छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखता हूँ टू इनपुट। तो 19,000 आ जाएगा, ये 200 और ये आ जाएगा 38 लाख। लिख दिया। अब ओपनिंग वाला डेटा देख लेते हैं कि प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक कितना वैल्यू आपको लिख के दिया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा क्लोजअप में लेके जाके, तो देखो। तो 1 जनवरी 2017 वाला प्रोसेस सी का 4,000 है, राइट। और आपको ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आपको कितना लिख के दिया है 145। दिख रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 को 145 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 5,80,000। ये रिकॉर्ड कर दिया। अब उसी तरह मुझे क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे रिकॉर्ड करना है, बाय बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट मुझे सिर्फ देखो यहाँ पे। तो ये हो गया 31 मार्च, ये क्लोजिंग स्टॉक देखो आपको 3,000 दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे 3,000 लिख दूंगा। अब मुझे इसका रेट चाहिए, तो रेट आपको क्या करना है, रेस्पेक्टिव कॉस्ट लेना है। मतलब हर प्रोसेस का जो भी रिस्पेक्टिव कॉस्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सीपीयू कितना आया था, 200 आया था, 200 आ जाएगा। तो 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6 लाख। हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। 200 कैसा है पता है ना, यहाँ पे जो सीपीयू का 200 आता है, या फिर आप ऐसा समझो, ये देखो सीपीयू जो मैंने निकाला था 200, आपको वही कंसिडर करना। बस हो गया। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले यूनिट को क्लोज करता हूँ। तो 19,000 प्लस 4,000 तो ये आएगा 23,000। तो ये भी आ जाएगा 23,000। 23,000 में से 3,000 अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 20,000। फिर नेक्स्ट अमाउंट को क्लोज करेंगे। तो 38 लाख में 5,80,000 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 43,80,000 आता है। तो सेम यहाँ पे भी वही लिखता हूँ मैं, 43,80,000। और 43,80,000 में से अगर मैं 6 लाख अगर मैं माइनस करूँ तो 37,80,000 है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा 189। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम आना चाहिए, याद रखना स्टॉक में सेम नहीं आता है। बस हो गया। और ये मेरा लास्ट था, तो लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट।
मैंने लिखा है बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 20,000 ये, और इस तरह मेरा ये सम सॉल्व हो जाता है। तो बस थोड़ा सा ये क्या लेंदी रहता है, बट एग्जाम में अगर आया तो 20 मार्क्स के लिए आएगा, 15 मार्क्स के लिए तो मे भी शायद इतना ज़्यादा आपको पूछे नहीं। तो ऐसे ही आपको करना है। तो एक बार आपको दिखा देता है यहाँ से। तो देखो ये यहाँ पे मैंने प्रोसेस ए बनाया, उसी का स्टॉक अकाउंट बनाया। पहले क्या करना है, जैसा स्टेप मैंने आपको 6 स्टेप लिख के दिया तो वो आपको फॉलो करना है। जब अकाउंट क्लोज करेंगे यहाँ पे उसका आउटपुट आएगा, ये आउटपुट इसका यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखना है। फिर जो डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में चलेगा। तो ऐसे आपको हर प्रोसेस में आप फॉलो करते गए जाना है। फिर उसी तरह बी को मैंने किया, फिर उसी तरह मैंने सी को किया है, और फिर यहाँ पे मैंने पीछे वर्किंग नोट किया है सब। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।